हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश पचौरी और वेलकम टू क्रियांजा। आप मुझे जानते हैं तथास्तु के नाम से भी। और हम आज लेके आए हैं छोटू मोटू सीरीज़ का फ्रेश पार्ट, और जो कि है पीवाईक्यूज़ के ऊपर, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ के ऊपर। हम छोटे छोटे टॉपिक्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर उनके ऊपर पीवाईक्यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जो लेके आए हैं वो है टॉपिक वाइज, और ये भी किस चैप्टर के लिए? कैपेसिटेंस के लिए। सो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जिसमें नीट और जेई दोनों के क्वेश्चन होंगे। सर मिक्स में क्यों दे रहे हो? वैसे मैं जेई वालों के अलग सीरीज़ भी बनाऊंगा, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो हैं तो जेडबलई के, लेकिन नीट में भी आने की दम रखते हैं। तो नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने वो वाले क्वेश्चन भी इसमें पढ़ के हैं, और आने वाली सीरीज़ में भी ऐसे आते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले एक टॉपिक डिस्कस तो करें। सर क्या होता है सबसे पहली चीज़? कैपेसिटेंस। कि सर कैपेसिटेंस क्या होता है? सर इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मेटल और कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। टू स्टोर चार्ज के भैया किसी भी मेटल और कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। एक लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब एक लिमिट तक ही चार्ज स्टोर कर सकता है क्या सर? यस, एक लिमिट तक ही वो स्टोर कर सकता है, वही उसकी कैपेसिटी है। ठीक है कि सर कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, ये बात हम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और अगर बताई जाए तो कि चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। यस, कि आप किसी भी कंडक्टर के चार्ज को इंक्रीज करने के लिए जो आपको लगता है चार्ज जितना भी लगता है और कितना इंक्रीज करना है पोटेंशियल को बाय 1 यूनिट, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है कि सर अगर ये चार्ज पर ही डिपेंड होता है, मतलब हम सारी की सारी चीज़ें हम चार्ज से ही कहना चाह रहे हैं, चार्ज से पोटेंशियल डिपेंड हो रहा है, ये सारी बात हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ तो लिख ही सकता हूँ क्या कि सर जितनी भी चीज़ों से हमें पता चला, यानी कि चार्ज जो है Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू Q, कुछ भी लिखो। ठीक है, तो जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाऊंगा मैं क्या लगा दूंगा? Q इक्वल टू CV। अरे सही है क्या? वेरी फेमस, क्या हम सबसे पहले ये निकालते थे। ठीक है, अब जो कि चार्ज के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मेरा चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी हुआ करता था। ठीक है, ऐसा यूनिट सर फैरेड होती है। डायमेंशन सर M-1 L-2 I2 और T की पावर 4 होती है। ठीक है, गलती ना हो जाए मुझसे, हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ। 1 फैरेड अगर निकाला जाए तो 1 फैरेड सर क्या होगा? 1 फैरेड बच्चा क्या होता है कि अगर तुम्हें पोटेंशियल बढ़ाना है 1 वोल्ट और आपको चार्ज लगेगा 1 कूलाम, तो उसको कहेंगे 1 फैरेड। यानी कि आपको 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 1 कूलाम चार्ज लग रहा है, तो हम उसको 1 फैरेड कहेंगे। ये बात सही है क्या? यहाँ मैंने छोटी छोटी टर्म्स यहाँ दिखा रखी हैं ताकि मैं उसे क्या कर सकूँ, अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकूँ। ठीक है, जैसे कि 1 माइक्रोफैरेड। अब जैसे यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड दे रखा है, वो क्या है? 10⁻⁻⁶। ओके। 1 नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड। ओके। 1 पिको फैरेड 10⁻12 फैरेड, 10⁻12 है। ओके, सो नेक्स्ट में यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें क्या डिस्कस करा रखी हैं। अब देखिए Q इक्वल टू CV से मैंने यहाँ बात करी थी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है KQ/R। अब जैसे ही मैंने Q इक्वल टू CV पढ़ा, मैंने इसमें इसको पुट कर दिया। जैसे ही पुट करा मैंने क्या देखा, चलो करके देखते हैं। तो मैंने क्या देखा बच्चा? Q इक्वल टू CKQ/R। Q से Q कैंसल। अब मुझे C निकालना है, तो क्या हो जाएगा? R इधर, K नीचे, तो C इक्वल टू R अपॉन K। के को बच्चा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखा करते 1/4πε0, जो कि के नीचे है, तो 4πε0 ऊपर, यानी कि 4πε0 R। ये हम स्फेरिकल कंडक्टर के केस में भी निकालते हैं। किसके केस में सर? स्फेरिकल के केस में। ठीक है, भूलना नहीं। हम और इसके बारे में बस यहाँ पर तक अभी और बात करेंगे क्या कि सर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी मैंने ε0 A/d लिखा है। ठीक है, यहाँ पे और एक और बच्चा चीज़, चार्ज की आपको सबको यूनिट पता है, ऐसा यूनिट हुआ करती थी कूलम। हम इसकी एक CGS यूनिट भी हुआ करती थी, जैसे ऐसा यूनिट होती है। CGS यूनिट क्या होती थी? ESU। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया कैपेसिटेंस तुम्हें निकालनी है, लेकिन 1 फैरेड को तुम्हें कन्वर्ट करना है ESU में, तो बच्चा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 9 × 10⁻11 में होता है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट समझेंगे। अब आगे आगे करते चलेंगे कि सर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आते हैं। चलो एक बार देखते हुए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ 1 फैरेड इन ESU देखिए आ चुका है 1997 में आपका, और जिसका आंसर क्या है सर? 9 × 10⁻11। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कि हम इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे कि और कि सर सेम कंडीशन से हम निकालेंगे। ठीक है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। ठीक है, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्ज बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज। ओके, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ध्यान में रखने वाली बात। and the distance between the plate of capacitor increase. So using a insulating handle, as a result potential difference between the plate is, अब जो potential difference होगा क्या वो increase होगा कि decrease होगा? तो सोचने वाली बात है। ओके ओके ओके, देख बच्चा,
Q इक्वल टू होता है CV, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। सर ऐसा कहाँ पर लिखा था आपने? अरे एप्सिलॉन नॉट A/D। यार इससे पता चला था हमें, याद करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। अब जो कि D बड़ा है तो C तो कम होगा, कैपेसिटेंस तो कम होगा। अब जब ये कम हुआ है तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? प्लेट का इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अरे C इक्वल्स टू Q/V, अगर C मेरा कम तो V मेरा ज़्यादा, यानी कि ओवरऑल ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। अरे सही है क्या? किस किस को मेरी बात समझ में आई? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर भी इसे कहते हैं, इज 10 माइक्रोफैरड, इज 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वो 10 माइक्रोफैरड है जब उसका डिस्टेंस प्लेट के बीच में 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर देन द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर उन दोनों की प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो और कम हो जाए, यानी कि डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जाए, तब उनकी अंदर की मतलब जो कैपेसिटी है तब वो कितनी होगी। चलो भैया निकालते हैं, धीरे धीरे करके समझना, बड़े आराम से। देखिए उसने सबसे पहली बात उसने क्या कही, बच्चा मेरे पास दे रखा है सबसे पहले C1 जो कि कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरड दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरड। ओके, तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला वही अपने पास जो हमारे पास होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। अब ये मैंने लगाया सबसे पहले 10 माइक्रोफैरड के लिए, जब 10 माइक्रोफैरड था तब एप्सिलॉन नॉट A/D था, और D कितना था मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। अरे सही है क्या? ठीक है। और जब इसने बात करी, जब ये 8 सेंटीमीटर वाले के लिए था, अब मैं निकालूंगा 4 सेंटीमीटर वाले के लिए, तो मुझे अब C निकालना है, यानी कि C2, एप्सिलॉन नॉट A सब कुछ सेम डिवाइड बाय D, और D इस बार कितना? सर 4 सेंटीमीटर। अरे सही है क्या? मैं क्या करूँगा, ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2, दोनों को कर दूंगा डिवाइड, ठीक है। कुछ कट पिट जाएगा क्या सर? ये तो दोनों कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अच्छा ये भी जाने वाला है क्या? ये देखो बच्चा, ये 4 से गया 2 टाइम्स, ओके। तो ये बच्चा एक्चुअल में आंसर कितना आना चाहिए? देखिए सर 10 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय C2, और ऊपर कितना आ गया? 1/2, ठीक है। 2 इधर, C2 इधर, यानी तुम्हारे C2 की कितनी आ गई वैल्यू? 2 × 10 यानी कि 20 माइक्रोफैरड। ओके, सो देयर इज अ 20 माइक्रोफैरड, विच ऑप्शन इज? B ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 20 माइक्रोफैरड। एक बार समझने की कोशिश करो फटाफट, ठीक है। देखो नेक्स्ट करेंगे 20 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट एक बार जिसको समझ में आ रहा है बच्चा, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करे इसको, तो ही समझ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 1 मीटर, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 1 मीटर। ओके, क्या हम निकालना शुरू करें? सो पहले हम देख लेते हैं क्या है इसकी वैल्यू। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बच्चा पहली चीज़, जब बात कर रहा है स्फेरिकल कंडक्टर तो विस्तार में बात करते हैं। C इक्वल टू क्या होता है? 4πε0 R, और रेडियस ले रखी है इसने 1 मीटर। जब 1 मीटर ले रखी है तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा? 4πε0। अरे सही है क्या? ठीक है। तो अच्छा अब ये हो गया बच्चा तेरा 1 मीटर, तो ये हो गया, ठीक है। 4πε0 को बच्चा मैं क्या लिखा करता था? 1/9 × 10⁹ हो जाएगा क्या? अरे सही है। 10⁹ को मैं ऊपर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 10⁻⁹, और ये हो जाएगा मतलब तुम्हारा C हो गया बच्चा 10⁻⁹ डिवाइड बाय 9, एंड विच इज़ इक्वल टू व्हाट, कि भैया यहाँ पे मेरे पास दे रखा है 1। अगर यहाँ पे 1 दे रखा है तो बच्चा 9 अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा कि सर 0.1 समथिंग, इतना तो आना चाहिए। ये कितना हो गया? 0.1 × 10⁻⁹। अरे सही है क्या? तो मैं इसको और भी लिख सकता हूँ, 0.11 तक तो लेके जा सकता हूँ, यानी कि 1.1 × 10⁻⁻। ये तुम्हारा बच्चा बनेगा कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। अगर स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में इसमें तरीके से देखा जाए तो ये वाली बात बननी चाहिए इसमें। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो अब नेक्स्ट क्या, अब इस क्वेश्चन को बच्चा पहले जिसको समझ में आ चुका है वो इसको थोड़ा सा पहले वीडियो पॉज करके करने के लिए ट्राई करे, ताकि ये और ज़्यादा बेटर बन सके आपके लिए, अगर आपको आता है तो ठीक है। अब हम यहाँ पे और ज़्यादा गौर करने वाली बात क्या है बच्चों? देखो 8 ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है।
possessing equal charge combined to form a big drop, then capacitance of a bigger drop as compared to each individual small drop. कि भैया 8 ड्रॉप थी छोटी छोटी, जिनकी रेडियस होगी सब इक्वल रेडियाई की थी, ठीक है. मैं क्या करूँगा, सबकी रेडियस कुछ ले लूँगा भैया, छोटी वाली आर, ठीक है, छोटी वाली आर. सब ने मिलके एक बड़ा वाला आर बनाने वाला बना दिया भैया. 8 आर थी, ठीक है, 8 आर, ये बड़ा वाला आर. अब देखें इसमें कोई कंपेरिजन कर सकते हैं क्या, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि जो बड़ी वाली ड्रॉप बनेगी उसका कैपेसिटेंस इनके कंपैरिजन में कितना होगा. तो भैया कितना होगा, मैंने क्या करूँगा, जब बात आ जाती है ना कंपैरिजन की, तो मैं पूरा कंपैरिजन करूँगा. मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के बराबर रखूँगा. अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप बच्चा क्या होना चाहिए था, ये भी देख लो कि सर 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब, और जो कि कितनी थी, ये 8 थी सर मल्टीप्लाई में, ठीक है. और ये अकेली, सर अकेली बहुत बड़ी है ये, तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब मिलके बड़ी बनाई. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, 8 आर क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, आर इक्वल टू 2r. अरे सही है क्या. अब बच्चा जैसा कि फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल्स टू, जो भी नया c आएगा, मैं तो इसको पहले तो c जो भी हुआ करता था, अगर मैं स्मॉल ड्रॉप का c निकालूँ तो c कितना आएगा सर, 4πε0 और स्मॉल r, ठीक है. अब जो नया वाला c डैश मैं मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4πε0, और यहाँ पे r की जगह मैं क्या रखूँगा बड़ी वाली ड्रॉप के लिए, 2r. मतलब 2 मैं अगर इधर ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 2, 4πε0 और r, ठीक, इनटू, मतलब ये 2 टाइम्स आएगी, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है छोटी वाली ड्रॉप से, ठीक है. तो भैया कौन सा वाला ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या सर, 2 टाइम्स. अरे सही है क्या, करेक्ट विजन में चलेंगे तभी कुछ बात बनेगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करें ज़रा एक बार. एक मेटेलिक है स्फीयर, बताओ फटाफट करते चलो. जिससे इसको समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करो और करते चलो, ठीक है. चलो मैं ही करता हूँ फिर, ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, 2003 का है. मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू पोटेंशियल v, देन q इज प्रोपोर्शनल टू, कि भैया q किस पे प्रोपोर्शनल होगा, v पे प्रोपोर्शनल होगा कि r पे प्रोपोर्शनल होगा कि दोनों पे प्रोपोर्शनल होगा. अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कि भैया q इक्वल टू, देख बच्चा q इक्वल टू होता है cv, और c मैंने निकाला है 4πε0r और v. अब q भैया ये रहा, c की वैल्यू भी अपन ने 4πε0r लिखी, मतलब r पे भी डिपेंड करेगा, v पे भी डिपेंड करेगा, यानी दोनों पे डिपेंड करेगा. यस, ये दोनों पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको ध्यान से पढ़ें. ये डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है. अब डेंसिटी के लेके मैंने इसमें आपको ऑलरेडी पहले ही इसमें बात कराई जा चुकी है, ठीक है. मैंने तो एक डेंसिटी की फॉर्म में q अपॉन एरिया करके बात करी थी वहाँ पे, ठीक है. अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज विद अ 10 माइक्रोकूलम, ठीक है. अनदर अनचार्ज स्फीयर of radius 20 centimeters allowed to touch it for some time. After that the sphere separated, then the surface density of charges on the sphere will be in ratio. भैया surface density चार्जेस की किस रेशियो में होगी इन स्फीयर्स की. चलो पहले बात कर लेते हैं हम इन्हीं के ऊपर. इतना पहले आप क्वेश्चन बस ढंग से पढ़ लो. आप क्वेश्चन अगर पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. मैंने क्या करा कि सबसे पहले सर मैं इनकी पोटेंशियल्स को ही पकड़ूंगा. सबसे पहले v इक्वल्स टू, अब पीछे मैंने फॉर्मूला लिखवाई दिया था q1 अपॉन c1, ठीक है. क्योंकि पोटेंशियल उसमें कभी भी चेंज ऐसे नहीं आएगा, q2 अपॉन c2. तो जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा q1 अपॉन c1, q1 अपॉन c2, q2 अपॉन c2, ठीक है, मैंने करा. अब यहाँ से बच्चा मेरे पास क्या चीज़ निकल के आई सर, q1 तो q1 है, नीचे मैं c1 को क्या लिख सकता हूँ 4πε0, इसकी रेडियस कुछ और होगी r1, ठीक है. यहाँ पे q2 4πε0, यहाँ पे रेडियस है r2. अरे सही है क्या, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, q1 अपॉन r1 q2 अपॉन r2 हो सकते हैं. मैं q1 के नीचे q2 को लेके आता हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा सर, q1 के नीचे q2 को लेके आ रहे हो तो इधर कौन था, ये कितना हो जाएगा सर r1 अपॉन r2. ओहो, तो q1 अपॉन q2 का रेशियो r1 अपॉन r2 पर डिपेंड करता है. अब रुक जा बेटा, ठीक है. अब जब यहीं से बात जमती जा रही है तो थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं, क्या पता क्या बात बन जाए. डेंसिटीज़ निकलवानी है, तो मैंने क्या करा बच्चा, डेंसिटी की बात करी ना इसने, तो डेंसिटी बच्चा देख कितनी होती है
सिग्मा वन इक्वल्स टू कितना, सिग्मा वन बच्चा क्यू अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है 4πr1²। ओके, और बच्चा n2 का मतलब मैं n2 बोल रहा हूँ, सिग्मा 2 बोलूँगा तो सर ये तो मेरा Q1 था, Q2 कितना हो जाएगा सर 4πε0 और ये R2 का स्क्वायर, सही है क्या? ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या आना चाहिए 4πε0 से 4πε0, सॉरी मैं ε0 लिख के बैठ गया, 4πr² है वो, 4π से 4π कैंसिल। ओके, ये कितना हो जाएगा सर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा बच्चा तेरा Q1/Q2 इनटू ऊपर तुम्हारा चला जाएगा भैया R2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा तुम्हारा R1 का स्क्वायर। अरे सही है क्या? ठीक है, तो सर मेरे पास Q1 और Q2 तो मेरे को R1 R2 दे रखे हैं, तो मैं यहाँ चिपका सकता हूँ, चलो चिपकाते हैं। तो R1/R2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे मेरे पास क्या है सर R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, तो R2 से 1 R1 से 1 R1, सही है। तो फाइनल मेरे पास जो बच्चा तेरे पास आंसर जो आया वो कितना आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विच इज़ कॉल्ड R2/R1, और विच इज़ अब R2 कितना दे रखा है सर 20। अरे सही है क्या? देखते चलो कहीं का गड़बड़ ना हो जाए, 20 और R1 कितना दे रखा है 10, यानी कि आपका आना चाहिए 2:1। अरे ऐसा कोई ऑप्शन में आंसर आ रहा है क्या? देखो 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 2:1, ये है बच्चा आपके 2002 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा जाए, ये है आपकी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, इसे बड़े ढंग से देखना, करके दिखाना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, जिसको आ जाए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो कि सर मैंने वीडियो पॉज करके मेरे को समझ में आया नहीं आया, वो सारी चीज़ें देखो इसमें। पहले फटाफट से ये चीज़ फटाफट 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 टिक 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 टिक, सेफ 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। चलो मैं करता हूँ फिर, लेट्स स्टार्ट। तो अब बच्चा मेरे पास इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज R, ठीक है। Here is a dielectric medium between the plate. If the capacitance of the capacitor is equal to the capacitance of sphere of radius R, then the distance between the plate is, कि भैया तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी दे रखा है, ठीक है, कैपेसिटर दे रखा है जिसमें डिस्टेंस जो है एक सर्कुलर प्लेट का कैपेसिटर दे रखा है जिसकी रेडियस ही R है, ठीक है। ईयर उसमें डायलैक्ट्रिक मीडियम का काम कर रही है, ठीक है। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कि भैया वहीं पे मेरे पास अगर एक कैपेसिटेंस दूसरी वाली चीज़ का देखा जाए जो कि एक क्या है स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तुम्हारे पहले वो जो सर्कुलर प्लेट वाले का और उस स्फीयर वाले का दोनों का सेम है, इस हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितनी होगी। चलो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि भैया जो मेरे पास सर्कुलर प्लेट से बना हुआ कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस आर है उसके बराबर है। तो चलो करते हैं फिर। मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है, क्या 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 कि सर मेरे पास एक तो दे रखा है, सबसे पहली चीज़ प्लेट का कैपेसिटर जो कि होता है कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। एक दे रखा है स्फेरिकल जो कि है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे सही है क्या? ठीक है। अब जो कि सर्कुलर प्लेट है तो एरिया दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब दोनों का कैपेसिटेंस भी तो सर सेम दे रखा है, तो मैंने C1 को C2 के बराबर कर दिया। जब C1 को C2 के बराबर कर दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी हो जाएगा। अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। और एरिया याद करो, ये मैं आ गया बीच में एरिया कितना हो जाएगा सर एप्सिलॉन नॉट और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय डी एंड विच इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बच्चा एक आर से ये आर भी कैंसिल। अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, तो डिस्टेंस को मैं इधर भेज दूंगा और 4 को नीचे बुला लूँगा। तो यहाँ से बच्चा मेरे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू आर बाय 4। सर आर बाय 4 आंसर आ रहा है, आर बाय 4 कहीं दे रखा है क्या? यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आर बाय 4 इज़ योर राइट आंसर। आपको ये चीज़ निकालना आई कि नहीं आई? अब मुझे देखो, गर्मी बहुत हो चुकी है, मेरी लाइट भी चली गई है, ठीक है। सो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये आप कमेंट करके बताएंगे। सो हैव सम अदर थिंग इज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हमारा काम हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो, सॉल्व करो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डिस्कशन। रिवाइज करते चलिए हमारे साथ साथ। टाटा बाय बाय, फिर आना, आपसे मुलाकात पक्का होगी। थैंक यू सो मच।